Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 10th geography, and the name of chapter is resources and development. Basically in this chapter we will read about how many types of resources are there exist and what is the meaning of resources, and the resources are developed and how we conserve them through the process of sustainable development or other methods. So let us start. So the students, the following chapter will be covered by us in the two parts, है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो यही वीडियो का हो जाएगा जहाँ तक हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड्स के बारे में, और जो उसके बाद है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वो हम सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। एवरीथिंग दैट आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस, जो भी हमारी प्रकृति हमें देती है, दैट इज़ इकोनॉमिकली फेसिएबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल आर कॉल्ड रिसोर्स। जिनका हम उपयोग कर सके आर्थिक वे में और जो हमारी ज़रूरत को पूरी करे और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो हर एंगल से, जो हमारे लिए बना है, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। It forms an interactive relationship between nature, technology and institutions which aid the acceleration of economic development। और एक बात ध्यान रखना, देश की तरक्की जो है वो रिसोर्सेज पे ही डिपेंड होती है कि किस देश के पास कितने संसाधन हैं, और फिर उन संसाधनों को यूज़ करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं स्थापित हैं, उसी के बेस पे ही देश की तरक्की सुनिश्चित होती है। ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ रिसोर्स, हम भी एक रिसोर्स हैं, ध्यान रखना, और हम सबसे अच्छे रिसोर्स हैं। जो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो हम ह्यूमन बींग हैं। ठीक है, पर एक ह्यूमन बींग भी रिसोर्स कब बनता है? जब उसके 5 चीज़ों पे पैसा खर्च होता है। हिम्मत वर्ड आप इसमें याद रखिएगा, HIMET, हिम्मत। H फॉर हेल्थ, I फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर माइग्रेशन, E फॉर एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग। इन पे पैसा खर्च होने से ह्यूमन बींग एक रिसोर्स बनता है। ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ रिसोर्स एज दे themselves utilize these resources and use them. So remember, the resources which is given by the nature are used by a human being and the human being transformed them. They are part of human resource। ठीक है, जो भी इंसान बनाता है चीज़ों को उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। Now let us see classification of resources on the following basis. So resources can be classified into many way, like on the basis of origin. Origin के base पे biotic, abiotic. Biotic means obtained from nature in the form of living things, and abiotic obtained from the nature जिसमें living ना हो, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो ख़त्म हो जाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स, जो दोबारा रिन्यू करे जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जिनका लिमिटेड स्टॉक है। ओनरशिप के बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। नेशनल, जो एक देश को। इंटरनेशनल, जो दुनिया को। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेस पे भी हो जाते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लेट अस रीड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल्स। बायोटिक, obtained from the biosphere such as flora, fauna, fisheries and living होते हैं, ध्यान रखना। बायोटिक क्या होते हैं? ये लिविंग नहीं होते, पर ये भी हमें नेचर से ही मिलते हैं। obtained from नॉन लिविंग रिसोर्स सच एज रॉक्स, मेटल, चट्टानी हो गई या मेटल्स हो गए। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर द वंस दैट कैन रिप्लेनिश वंस दे आर एग्जॉस्टेड। तो इनको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे अगर इनको हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब ख़त्म नहीं होंगे ना। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। पर याद रखना, हमें रिन्यूएबल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, चाहे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, हमें उनका एक्सट्रैक्शन विद इन द कैरिंग कैपेसिटी करना है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब, मान लो धरती अगर 5 किलो रिसोर्स को रीजनरेट करती है, तो हमें जो कंजप्शन है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो 5 किलो से कम रखना है, ताकि नेचर को प्रॉब्लम ना हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वंस एग्जॉस्टेड दिस कैन नॉट बी रिप्लेनिश, एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। दैमसेल्फ अगेन, एज इफ़ वी कंज्यूम दैम कम्प्लीटली विदाउट प्लानिंग वी कैन लूज दैम फॉर एवर। और अगर हम इन्हें बिना प्लानिंग के यूज़ करेंगे और अननेसेसरली इनके अल्टरनेट यूज़ बढ़ाएंगे और इन्हें वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोयल,
ये सब लिमिटेड स्टॉक है, ये रीजनरेट नहीं करा जा सकता, कई हज़ार साल लगते हैं इनको रीजनरेट होने में। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं, जो एक व्यक्ति से बिलोंग करते हैं और इंडिविजुअली फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल रिसोर्स ना राइवेलरस होते हैं, इनको एक व्यक्ति दूसरों को यूज़ करने से मना कर सकता है। जैसे पास्चर लैंड्स हो गए, खेत हो गए या पेड़ पौधे हो गए, तो ये एक व्यक्ति से बिलोंग करते हैं। घर हो गया किसी का, या आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स मीन्स जिसपे पूरी कम्युनिटी का अधिकार है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बोरियल ग्राउंड, ठीक है ना, जहाँ पे जलाया जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल शमशान घाट है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी रिसोर्स है। ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, जैसे चरवाहों के जो ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे सारे चरवाहे मतलब अपने जानवरों को चराते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही डेडिकेटेड होते हैं। नेशनल रिसोर्स, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन एंड द कंट्री हैज़ लीगल ऑटोनॉमी ओवर दैम। तो द रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ टू बी कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स, लाइक पब्लिक गुड्स हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, या जो भी हमारे देश के अंदर है, बी कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स। International resource means the resources which belongs to the whole world. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean. तो हर देश की समुद्री बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स दूर का एरिया क्या होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स को कंसिडर करा जाता है। फिर उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हक होता है, जैसे ओशियंस हो गए, वो सब चीज़ें। No individual country is called to utilize these without prior permission from international organization. अब जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, उन्हें एक पर्टिकुलर देश यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबको डेडिकेटेड होते हैं। नाउ लेट अस सी पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन अ रीजन, जो एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, पर जिनका अभी यूज़ नहीं हुआ है, और या फिर उनका यूज़ उनकी फुल पोटेंशियल तक नहीं किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं ना, पर अभी उतने नहीं लगाए गए ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल और एनी अदर रीज़न। डेवलप्ड रिसोर्सेज हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, जिसकी क्वालिटी भी पता चल गई और जिसकी ये भी पता चल गया कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर यूटिलाइजेशन आर टर्म्ड एज डेवलप्ड रिसोर्स। ओके। Stock refers to the reserves, let us see, resources that are available in the nature to be used, अभी यूज़ नहीं किया इंसान ने, अभी अवेलेबल है वो, बट ह्यूमन बींग डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दीज रिसोर्स। पर इंसान के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है कि वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो जिन रिसोर्सेज को इंसान यूज़ नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक्स। रिजर्व क्या होते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, बट अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉयट दीज रिसोर्सेज इन देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। तो रिजर्व क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, इंसान ने रिसोर्सेज को सेव करके रखा है, ठीक है ना, ताकि टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाए या और अच्छे वे में हम उनको फुल पोटेंशियल तक उनकी यूज़ कर सकें। अच्छा, रिजर्व्स ना कई बार मेंटेन इसलिए भी किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन में आल्सो गेट एक्सेस टू द रिसोर्सेज। Human being have excessively exploited when he has lead to displacement in the supply and demand channel of resources. तो अगर सप्लाई और डिमांड चैनल का मतलब समझिए, मान लीजिए धरती अगर 10 रिसोर्स दे सकती है, तो इंसान की कोशिश हमेशा धरती से 15 रिसोर्स निकालने की रही है, जिसके चलते क्या हुआ है कि डिसबैलेंस हो गया चीज़ों के बीच में। देखिए, जब भी कैरिंग कैपेसिटी से परे जाकर रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन किया जाएगा तो प्रॉब्लम ओकर होगी, और अगर विद इन द कैरिंग कैपेसिटी चीज़ों को किया जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि फिर धरती उतना ही अपने आप को रिसोर्सेज को रिप्लेनिश कर लेगी ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर इज टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
तो देखिए जब हम नेचर के संसाधनों का इस तरह यूज़ करें विदाउट एक्सप्लॉइटिंग दैम, मतलब एकदम उन्हें ख़त्म ना करके या तरीके से यूज़ करके, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It focus on the idea that development in the present should not compromise with the need of the future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में संसाधनों का यूज़ इस तरह किया जाता है कि प्रेजेंट जनरेशन की तो ज़रूरतें पूरी हो ही जाए, साथ में फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, उनकी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करा जाए। जैसे रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था जून के अंदर 1992 में, वाज अ ग्लोबल समिट वेयर मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट इन। तो दुनिया भर में 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पे मिले, मतलब डिप्लोमेट्स मिले, और फर्स्ट इंटरनेशनल समिट भी इसी को कहा गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, रियो दी जेनेरियो में ना एक चीज़ और हुई थी, इसमें ना 2013 तक का ना कार्बन एमिशन को ज़ीरो करने का टारगेट दिया गया था। हालांकि आपको पता है जनरली कंट्रीज़ में कार्बन एमिशन अब ज़ीरो हो ही नहीं सकता। यूएसए का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन के आसपास है, इंडिया का सब 2 पॉइंट समथिंग टन के आसपास है। तो ये लगातार बढ़ेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंसान के पास पैसा बढ़ रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, वो एसी खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कॉस्ट अल्टीमेट कौन चुका रहा है? नेचर चुका रहा है। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अच्छा इसमें फिर एजेंडा 21 वाला कंसेप्ट भी था, वो भी देख लेंगे। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ था कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उनको चर्चा करना हो, कैसे प्रोटेक्ट करना है प्रकृति को, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है ग्लोबल लेवल पे, वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करी गई। A declaration was signed by the global leaders on global climatic change and biological diversity। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है उनका मीन्स क्या होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए आप, ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जैसे ट्रीज़ या फिर जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस मीटिंग के अंदर फिर क्या हुआ, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अपनाया गया, एजेंडा 21 को अपनाया गया, ताकि दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करा जा सके। एजेंडा 21 का अंदर ये था मेनली, इसके अंदर गोल्स थे जो कंट्रीज अपने यहाँ करेगी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। It is the agenda which aims at combating environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual needs and shared responsibilities। तो इन दिस मीटिंग और इन दिस एजेंडा इट इज़ डिसाइडेड दैट कि एनवायरमेंटल डैमेज पे सब देश मिल के काम करेंगे, पुअर्टी पे काम करेंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, और म्यूचुअल नीड्स मतलब कि जो सेम नीड्स हैं या एक दूसरे की हेल्प करेंगे उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि देखो हर देश के पास रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, किसी देश के पास संसाधन ज़्यादा होते हैं और किसी के पास संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ और थी कि हर लोकल गवर्नमेंट हर देश के अंदर अपने लोकल स्तर पे भी एजेंडा 21 को लागू करेगी, सो दैट कि एक हार्मोनाइज्ड वे में पूरी दुनिया में इसको लागू करा जा सके। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब देखो बिना प्लानिंग के तो हम रिसोर्स को सेव कर ही नहीं सकते, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आइए देखते हैं। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एज देयर आर सर्टेन एरियाज दैट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज वाइल अदर डोंट हैव एनफ। तो देखिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हर जगह रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। किसी देश पे सबसे ज़्यादा सफिशिएंट रिसोर्स है, किसी पे नहीं है। और जुडिशियल यूज़ का मतलब होता है कि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है रिसोर्स को यूज़ करने का। प्लानिंग मेनली इसलिए की जाती है ताकि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हेन इन्वॉल्व विच इन्वॉल्व्स। तो रिसोर्सेज प्लानिंग को अब प्लानिंग करना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मान लो एक तो पहले ही स्केयर रिसोर्स है, ऊपर से डिमांड अनलिमिटेड है, तो कैसे प्लानिंग किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स क्या कर दी जाए, फुलफिल कर दी जाए। आइए देखते हैं।
आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले तो ये देखना कि पूरे देश में रिसोर्स कौन कौन से अवेलेबल है और कितना स्टॉक है उनका। फिर सर्वे करना, मैपिंग करना उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का, और मेजरमेंट करना। सबसे पहला काम तो प्लानिंग में यही है कि रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। फिर इन्वॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ताकि हम उन रिसोर्सेज के लिए प्लान्स बना सकें। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद तो जब टेक्नोलॉजी डिसाइड होगी कि हम कैसे उनको यूज़ करेंगे या कौन से मेथड्स को अपनाएंगे। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और फिर जो हमने रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान बनाया उसे देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना कि क्या ये सही रहेगा देश के डेवलपमेंट प्लान के लिए जो हमने रिसोर्सेज के प्लान बनाए हैं। Land resources. As you know, land is a very limited resource, and as day by day human being are using it at a high उस पे पेस पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लगातार पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है। फिर लैंड डिग्रेडेशन कई बार नेचुरल वे में भी हो जाता है और मैन मेड वे में तो ये करते ही करते हैं। दे फॉर्म अ मेजर शेयर ऑफ रिसोर्सेज दैट मैनकाइंड हैज़। तो लैंड रिसोर्सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम ज़मीन का उपयोग किस किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है फॉरेस्ट। जंगलों में यूज़ करते हैं ज़मीन को, है ना, जैसे मतलब जंगल उगा के फिर उससे ऑब्टेन करते हैं चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, जिससे हम अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। दूसरा, हम ज़मीन का उपयोग करते क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस पे खेती नहीं करी जा सकती। बैरेन, बंजर ज़मीन या वेस्ट लैंड हो गया, या फिर जो ज़मीन हमने बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज बना ली जिस पर, उस पर खेती नहीं करी जा सकती। ठीक है ना, तो फिर अप्रोच करता है इंसान दूसरी जगहों पे, फिर उससे और जगहों पे भी जाके क्या होता है, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग लैंड, फैलो लैंड्स। तो कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिस पे खेती करी जाती है पर वो फैलो लैंड को एक्सक्लूड करती हैं। फैलो लैंड अलग तरह के होते हैं जिनको लेफ्ट कर दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आ जाते हैं इसके अंदर, जिस पे घास ही उगाई जाती है और चरवाहे अपने जानवरों को चराते हैं। लैंड अंडर मिसकलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। वो इलाके जो मतलब कि नेट सोन एरिया के अंदर नहीं आते, जिस पे जंगल उगा रखे हैं, वो भी इसी में ही आ जाते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया वो सब। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, जिसे 5 एग्रीकल्चर ईयर तक वेस्ट छोड़ दिया, मतलब 5 साल तक जिस पे खेती नहीं की गई हो। फैलो लैंड क्या होती हैं, अब ये भी दो तरह की है, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो में क्या आ जाता है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन 1 और उससे लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए जब आप ज़मीन को छोड़ दो तो करंट फैलो होता है। अदर देन करंट फैलो क्या होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 से 5 साल के बीच में जब ज़मीन को छोड़ा जाए तो फिर वो क्या होता है, अदर फैलो लैंड होते हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है, जितने एरिया पे फसलें उगाई जा रही हैं उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज आल्सो नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट सोन एरिया तो वो हो गया, प्लस जितना एक साल से ज़्यादा जिस ज़मीन पे खेती करी गई है, जब आप उसको नेट सोन एरिया में जोड़ दोगे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा। Land use pattern in India. So basically from here we will cover in the second part of the following video. तो जो भी पार्ट 1 में हमने पढ़ा, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना समाज में स्थापित कीजिए और बहुत मेहनत करके लाइफ में अपनी आगे बढ़िएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का विकल्प बस एक है, उससे ज़्यादा मेहनत। ठीक है ना, तो अच्छे से मेहनत करनी है आपने।
यहाँ से हम सेकंड पार्ट में इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।